साथियों, आज हम धम्मलिपि की उत्पत्ति, नामकरण, विशेषताएं और धम्मलिपि सीखना क्यों जरूरी है इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। सच कभी झुकता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं, हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। हेलो दोस्तों, मैं रावण सिंह साग के धम्मा जर्नी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग भाषा और लिपि में ही कंफ्यूज रहते हैं, तो जान लीजिए कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और बोलने के ढंग को भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी एक भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। हम किसी भी भाषा को कई लिपियों में लिख सकते हैं। जैसे आज हम पाली भाषा को लिखते हैं, उससे देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जबकि भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के समय यह धम्मलिपि में लिखी जाती थी। साथियों, आज हम धम्मलिपि की उत्पत्ति, नामकरण, विशेषताएं और धम्मलिपि सीखना क्यों जरूरी है इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। धम्मलिपि की उत्पत्ति मूल रूप से भारत में ही हुई है। यह भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता की चित्राक्षर लिपि से हुई है। आप इसे उदाहरण से समझिए जो वीडियो में दिया गया है। लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर इसकी उत्पत्ति सिंधु लिपि से हुई है तो यह अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सिंधु सभ्यता की लिपि और धम्मलिपि के विकास के बीच में हजारों साल का फासला होने से सिंधु लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। दूसरा कारण यह है कि इसके अभिलेख बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, जबकि धम्मलिपि जेम्स प्रिंसेप के बदौलत आज पढ़ी जा चुकी है। इसके अभिलेख भी बड़े बड़े मिलते हैं। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण हमें मौर्य काल अर्थात चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेखों में व्यापक रूप से मिलते हैं। यह लिपि वर्तमान लिपियों की तरह बाएं से दाएं लिखी जाती है। आइए अब हम जानते हैं धम्मलिपि के नामकरण के बारे में। दोस्तों, आज धम्मलिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रचलित है। इतिहास की किताबों इत्यादि में आपको यह ब्राह्मी लिपि के नाम से ही मिलेगी। इतिहासकारों द्वारा इस लिपि का वर्तमान नामकरण साहित्यों में उल्लेखित नाम के आधार पर किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको धम्मलिपि क्यों कह रहा हूं। इसका उत्तर आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। दोस्तों, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 64 लिपियों का नाम गिनाए गए हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि नाम है। जैनों के पन्नवड़ा सूत्र और समवायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम में पहला नाम बम्भी है। बम्भी का ही संस्कृत रूपांतरण ये लोग ब्राह्मी किए हैं। भगवती सूत्र का आरंभ नमो बम्भिये लिपिये से होता है। जैनों के ही प्रज्ञापन सूत्र में लिखा है कि अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह बम्भी लिपि है। कुल मिलाकर इन कुछ साहित्यिक स्रोतों में मिले नाम के आधार पर ही इस लिपि का नाम इतिहासकारों ने ब्राह्मी लिपि कर लिया और सम्राट अशोक के लगभग सभी अभिलेखों में उल्लिखित नाम को एक सिरे से नकार दिया। आइए हम जानते हैं कि शिलालेख में इस लिपि के नाम का क्या उल्लेख है। दोस्तों, पढ़ी जाने वाली लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में सम्राट अशोक की ही पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों अर्थात गांधार आदि को छोड़ भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप में मिलती है। और यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद ही की बात है। सम्राट अशोक के कई शिलालेखों, स्तंभ लेखों में इस लिपि का उल्लेख धम्मलिपि के नाम से है। उन्होंने लिखवाया है कि इयम धम्मलिपि अर्थात यह धम्मलिपि है। अभिलेखों में ब्राह्मी नाम का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, दुनिया के सभी इतिहासकार या पुरातत्वविद स्वयं यह मानते हैं कि साहित्य में लिखी बातों की अपेक्षा पुरातात्विक लिखे तथ्य अधिक महत्वपूर्ण और 100% प्रामाणिक होते हैं। अब लाख टके का सवाल है कि अगर पुरातात्विक स्रोत अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक होते हैं तो इतिहासकारों ने सम्राट अशोक के समय की लिपि का नामकरण करने में
सम्राट अशोक के शिलालेखों में लिखे नामों को एक सिरे से नकार कर साहित्यों में लिखे नाम को महत्व क्यों दिया? वह भी तब जब ये सभी जानते थे कि इस लिपि का प्राचीनतम उदाहरण सम्राट अशोक के शिलालेखों में ही मिलते हैं, वह भी व्यापक रूप में। जब अभिलेख लिखवाने वाला खुद कह रहा है कि इयम धम्म लिपि अर्थात यह धम्म लिपि है, तो आप कौन होते हैं इसका नामकरण ब्राह्मी लिपि करने वाले? दरअसल नाम में भी बहुत कुछ होता है दोस्तों। नाम भी आपकी इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को दर्शा देते हैं। धम्म लिपि नाम लोगों को सीधा धम्म से जोड़ता है और धम्म बुद्ध से जोड़ता है। जब धम्म लिपि नाम किसी के जहन में आएगा तो जाहिर सी बात है कि धम्म क्या है और धम्म लिपि नाम कैसे पड़ा होगा, ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर लोग जानना चाहेंगे। फिर रिसर्च होगा और असली सच्चाई सबके सामने आएगा। यह सच्चाई लोगों के सामने न आए, इसलिए तो शिलालेखों वाला नाम धम्म लिपि को एक सिरे से नकार कर ब्राह्मी लिपि रख लिया। आप लोगों से अपील है कि आप इसे धम्म लिपि ही कहें, क्योंकि यही प्रामाणिक और सही है। आइए अब जानते हैं कि धम्म लिपि की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता यह है कि धम्म लिपि वर्तमान की कई लिपियों की जननी है, अर्थात आज की कई लिपियों का उद्गम इसी से हुआ है, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी, तमिल, मलयालम इत्यादि। यहाँ तक कि हिंदी की लिपि नागरी या देवनागरी का उद्गम भी धम्म लिपि से ही हुआ है। दूसरी विशेषता यह है कि आज की लिपियों की तरह यह भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि यह एक मात्रात्मक लिपि है, अर्थात व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। चौथी विशेषता है कि वर्णों का क्रम वही है जो आधुनिक भारतीय लिपियों में है। पांचवी विशेषता है कि कुछ व्यंजनों के संयुक्त होने पर उनके लिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग होता है, जैसे प और र के जुड़ने से प्र बना। आइए अब जानते हैं कि धम्म लिपि सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, यह 100% सच्ची बात है कि अगर किसी समाज को मानसिक गुलाम बनाना हो, अंधविश्वास पाखंड में उलझाए रखना हो और उसका शोषण करना हो, तो सर्वप्रथम उसकी भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को मिटा दो, तहस नहस कर दो, तो उनको मानसिक गुलाम बनाना या उनका शोषण करना आसान हो जाता है और वो कुछ बोलते भी नहीं हैं। दोस्तों, 10वें मौर्य सम्राट बृहद्रथ की धोखे से हत्या के बाद मूल भारतीयों के भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को विषमतावादियों द्वारा मिटाया गया है, तहस नहस किया गया है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। इसलिए अब हमें अपनी प्राचीन लिपि, इतिहास और संस्कृति के प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा, क्योंकि इतिहास से ही प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से ही सोच पैदा होती है, सोच से संगठन बनता है और संगठन से शक्ति बनता है, शक्ति से ही शासक बनता है। अतः आप अपने इतिहास को पहचानिए और सहेजिए। दोस्तों, साहित्यों की अपेक्षा पुरातात्विक तथ्य अधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक होते हैं। मौर्य, सातवाहनों आदि के अभिलेख धम्म लिपि में ही है, जिसकी भाषा प्राकृत या पाली है। खुद से शिलालेखों, अभिलेखों को आप पढ़ सके और अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को जान सके, इसके लिए आपको धम्म लिपि और साथ ही साथ प्राकृत और पाली भाषा सीखना अत्यंत जरूरी है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों, शिलालेखों, स्तंभों, विहारों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के धम्म लिपि के अभिलेख पूरे भारत सहित पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल तक मिलते हैं। अगर हम सभी धम्म लिपि पढ़ना लिखना सीख लेंगे तो हमारी इतिहास और संस्कृति में घालमेल होना बंद हो जाएगा। कहीं पर उपेक्षित धम्म लिपि के अभिलेखों को पढ़कर हम उसे सहेज पाएंगे। दोस्तों, आप सभी से अपील है कि धम्म लिपि को अधिक से अधिक सीखें और अधिक से अधिक प्रसार करें। सोशल मीडिया पर धम्म लिपि से संबंधित पोस्ट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में धम्म लिपि अर्थात धम्मा स्क्रिप्ट हैशटैग जरूर लगाएं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से चश्मे पर जमी
थोड़ी धूल जरूर हटी होगी। कुछ साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्कशन के लिए खुला है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो YouTube पर देखने वाले कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने वाले लाइक और फॉलो करें हमारा पेज धम्मा जर्नी। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलेंगे फिर आपको धम्मलिपि सिखाने वाले वीडियो के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही